Hello guys and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programming Clip. In our last video lecture we have learned about the data types. We have learned about the primitive data types and under primitive data types हम लोगों ने ये देखा था कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं और उन्हीं अंडर प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर ये देखा था कि इंट कैर फ्लोट डबल ये कैसे वर्क करते हैं, मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं, किस टाइप की वैल्यू को हैंडल करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को डीपली हम लोग ने स्टडी किया था। अगर आप अनअवेयर हैं डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट से तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। आज का ये वीडियो होने वाला है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के ऊपर। बेसिकली स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, तो उन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। आप इस पिक्चर को देखिए। इसको देख के आपके अंदर ये आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर है। मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये कंप्यूटर तो है, पर यहाँ पे एक वर्ड मैं और ऐड करूँगा कि ये कंप्लीट कंप्यूटर है। किसी भी मशीन के लिए कंप्यूटर होने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं, जो कि आपको पता होगा, आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स में, कि किसी भी मशीन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं जो कि उसको कंप्यूटर बना देती हैं। तो वो 3 कंडीशंस क्या हैं? पहले तो वो कुछ इनपुट ले, कुछ प्रोसेसिंग करे और कुछ आउटपुट दे। यही 3 कंडीशंस ये कंप्यूटर भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी भी इसमें बहुत सारे पेरिफेरल्स जोड़े जा सकते हैं, एडअप किए जा सकते हैं, जैसे कि माउस मिसिंग है। हम लोग एक कंप्लीट कंप्यूटर माउस के साथ समझते हैं, लेकिन माउस जो है वो एक कंप्लीट कंप्यूटर के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट तो हम लोग स्कैनर से भी दे सकते हैं, माइक्रोफोन से भी दे सकते हैं, और बहुत सारे हम लोग कैमरे से भी इनपुट देते हैं ना। आजकल के टाइम में, आजकल के इस जनरेशन में हम लोग कैमरे से भी इनपुट देते हैं एआई के थ्रू। तो इनपुट तो बहुत डिवाइसेस से दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अभी भी कीबोर्ड को ही माना जाता है। और आउटपुट हम लोग प्रिंटर पे देख सकते हैं, हम लोग बहुत सारी जगहों पे आउटपुट को देख सकते हैं। बहुत सारे वेज में बहुत सारे डिवाइसेस हम लोग को आउटपुट जनरेट करके दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग स्पीकर पे आउटपुट सुन सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस अभी भी मॉनिटर को ही माना जाता है। तो ये एक कंप्लीट कंप्यूटर है, क्योंकि ये कंप्यूटर की 3 जो कंडीशंस होती हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कीबोर्ड एज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ट्रीट किया जाता है, वहीं जो मॉनिटर होता है वो एज अ आउटपुट डिवाइस ट्रीट किया जाता है, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ये बात आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ, जो हम लोग ने फर्स्ट कोड लिखा था। इसको समझते हैं। मैंने आपको अपने फर्स्ट कोड के लेक्चर में ये बताया था कि मैं आपको इस स्टेटमेंट को आगे ब्रीफ करूंगा, आगे बताऊंगा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो आज मैं इस स्टेटमेंट का मतलब बताता हूं। मैंने कंपाइलेशन प्रोसेस में आपको बताया था कि ये बताता है कि इंक्लूड करो सारे कोड को जो इस फाइल में लिखा है इस प्रोग्राम में, मतलब #include द कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल। मतलब ये एक .h फाइल है, हेडर फाइल है, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उस कोड को इस प्रोग्राम में लिख दो। अच्छा, इस हेडर फाइल में लिखा हुआ क्या है? इस हेडर फाइल में बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस बने हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए जो प्री रिटन कोड सी हमको प्रोवाइड करता है, वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस कोई कीवर्ड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं। कुछ फंक्शंस पहले से ही लिखे हैं और कुछ फंक्शंस हम लोग भी बना सकते हैं। हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, उनकी वर्किंग कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को, कंपाइलर को, ये सब हम लोग अपने फंक्शंस के चैप्टर में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में भी समझेंगे कि कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं, कैसे उससे वर्किंग लेते हैं, वो सब। तो अभी मुझे ये समझाना है आपको कि इस फाइल में बहुत सारे फंक्शंस लिखे हैं। कैसे फंक्शंस? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से। इसका नाम है STDIO। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये एक एब्रीविएशन है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का।
और इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी सारे फंक्शंस हैं उन सब का डिक्लेरेशन है, उन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर को पहले से कुछ नहीं पता होता है सिवाय कीवर्ड्स के, तो फंक्शंस हम लोग बना के बताते हैं कि कंपाइलर ऐसे ऐसे काम करे। ठीक है, ऐसे ऐसे फंक्शन करे। ठीक है, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप कि फंक्शंस का काम क्या होता है और किस टाइप के फंक्शन इस हेडर फाइल में लिखे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही एक फंक्शन है प्रिंटएफ। प्रिंटएफ भी इसी हेडर फाइल में लिखा हुआ है कि प्रिंटएफ की वर्किंग कैसे होगी, वो कैसे आउटपुट स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करवाएगा। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने लिखा था अपने पहले प्रोग्राम में और इसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाया था, मतलब ये एक आउटपुट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रिंटएफ की हेल्प से हम लोग कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल। एक काम और होता है, प्रिंटएफ का एक काम और होता है, वो एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाता है। ओके, दूसरा काम ये होता है कोई वेरिएबल अगर बना हुआ है तो उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाता है। सपोज कि एक वेरिएबल बना दिया मैंने, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें वैल्यू क्या रखी है। ठीक है, इसको ऐसा समझिए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, और आप यूज़र हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जो वेरिएबल है, कोई भी एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको कैसे दिखेगी? ठीक है, तो प्रिंटएफ आपको हेल्प करेगा ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा सके। बनाया मैंने वेरिएबल है, वो मैं तो जानता हूं कि उसमें क्या होगा, कैसी वैल्यू रखी होगी, लेकिन जो यूज़र होता है वो नहीं जानता। तो उसको अगर वेरिएबल की वैल्यू देखनी है कि उस वेरिएबल में इस टाइम क्या रखा हुआ है, इस वक्त क्या रखा हुआ है, तो वो प्रिंटएफ से उस चीज़ को प्रिंट करवा सकता है। ठीक है, तो प्रिंटएफ दो काम करता है, एक सिंपल मैसेज भी प्रिंट करता है, दूसरी ये वैल्यू भी प्रिंट करता है। आइए इसको कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ये मैंने अपना कोड खोल लिया है, कोडिंग सॉफ्टवेयर कंपाइलर खोला है, डेफ C++। ओके, इसमें हम लोगों ने ये एक स्टेटमेंट दी थी हेलो देयर, मैंने ये दिया हेलो वर्ल्ड दिया था मैंने। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी थी अपने पुराने प्रोग्राम में। मैंने इसको किया सेव और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने कंपाइलर रन किया। आपको पता है कि इससे होगा क्या? यू नो इट वेरी वेल कि इससे एक सिंपल मैसेज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, जो कि होगा हेलो वर्ल्ड। हो चुका है ये प्रिंट। ठीक है, इतना तो हम लोग को पता है। अगर हम लोगों को कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या करना होगा? आइए इस बात को भी अच्छे से समझते हैं। हम लोगों को वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोई वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू तो होनी चाहिए, सिंपल। तो हम लोग एक इंट डेटा टाइप की हेल्प से एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से a, और a में हम लोग रख देते हैं 5। ठीक है, अब इस वैल्यू को करवाते हैं प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए मैंने कहा था प्रिंटएफ की हेल्प से मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। मैंने लिखा प्रिंटएफ। ठीक है, अच्छा, प्रिंटएफ लोअर केस में ही लिखा जाएगा और प्रिंट और एफ के बीच में स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हेडर फाइल में डिफाइन है। तो जैसे कि वहां लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहां लिखना होगा, मतलब जिसने भी ये फंक्शन बनाया होगा उसने ऐसे ही लिखा है इस फंक्शन को और हेडर फाइल में डिफाइन कर दिया है। तो आपको भी यूज करते टाइम इस फंक्शन को ऐसे ही लिखना होगा, प्रिंटएफ विदाउट एनी स्पेस एंड सेमीकोलन, पैरेंथेसिस। ओके, अब इसके अंदर हम लोग लगाते हैं डबल कोट्स। इस डबल कोट्स के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं जो ए वेरिएबल हम लोग ने इंटीजर टाइप का बनाया है इसकी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या मैं ए लिखूं तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? ठीक है, ये लगाया सेमीकोलन। सेमीकोलन की वर्किंग मैं अपने पुराने लेक्चर्स में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूं। ये बेसिकली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के काम आती है। कंपाइलर को बताती है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है। जैसे कि फुल स्टॉप लगाते हैं हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस में, ये वैसे ही वर्क करता है सी लैंग्वेज में। तो प्रिंटएफ में अगर कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है तो क्या ऐसे ए लिख दूंगा तो इस ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? आइए देखते हैं, शायद ऐसे हो भी सकता हो। हम लोग को एक एक चीज़ करके देखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा प्रोग्राम में? एरर आएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। मैंने किया सेव, मैंने किया सेव, एग्जीक्यूट पे गया मैं और मैंने किया कंपाइल एंड रन। ओके,
ये आ गया हम लोग का आउटपुट। तो क्या आ रहा है, हे वर्ड ए, मतलब ये दूसरा प्रिंटफ है और ये पहला प्रिंटफ है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सा कैसा प्रिंटफ है, प्रिंटफ एक्चुअली ऐसे वर्क करते हैं कि एक के बाद एक प्रिंटफ चलता है, मतलब कॉन्टिन्यूएशन में। अगर हम लोगों ने यहाँ पर लाइन चेंज कर दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आउटपुट में भी लाइन चेंज हो जाएगी। आउटपुट में लाइन चेंज करवाने के लिए हम लोगों को एक एस्केप सीक्वेंस लिखना पड़ता है। बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो स्पेशल कैरेक्टर होता है \n। ठीक है, ये क्या करता है, ये एस्केप सीक्वेंस है जो कि कर्सर को नई लाइन पे पहुंचा देगा। हे वर्ड प्रिंट करवाने के बाद कर्सर नई लाइन पे जाएगा, उसके बाद दूसरा प्रिंटफ चलेगा, सिंपल इज दैट। तो इसको मैंने किया सेव, उसको किया कंपाइल एंड रन। ओके, ये बेसिकली मैंने शॉर्टकट की से कर दिया है। आपको पता भी है कि कैसे करना है, फाइल पे जाके सेव करना है, फिर एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करना है। ठीक है, तो हे वर्ड ए, अब ये प्रिंट हो रहा है, पर हमें तो एक्चुअली एक ही वैल्यू प्रिंट करवानी थी। तो इससे ये बात पता चली कि वेरिएबल का नाम इन डबल कोट्स में लिखने से वैल्यू नहीं प्रिंट हो रही है, वो वेरिएबल एज इट इज एज अ मैसेज प्रिंट हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग, एज अ कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। पर ये तो हम लोग नहीं चाहते ना, हम लोग ये चाहते हैं कि ये वैल्यू प्रिंट हो। तो आइए इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए एक तरीका देखते हैं जो कि सी हमें प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल का नाम नहीं लिखना है, वेरिएबल किस टाइप का है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर देखना है। आइए हम लोग पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जिससे कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर, द वन you use should depend on the type of the variable you wish to print out। मतलब जिस टाइप की वैल्यू को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करिए। इंट टाइप की वैल्यू के लिए %d, कैर टाइप की वैल्यू के लिए %c, फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए %f और डबल टाइप की जो भी वैल्यू होती है उसके लिए हम लोग %lf यूज करते हैं। और ये सब कैसे वर्क करते हैं, किस टाइप की वैल्यू को, किस टाइप के डेटा को हैंडल करते हैं, मैंने डेटा टाइप के चैप्टर में खूब ब्रीफली बताया है आपको। सो यू जस्ट डोंट वरी, अगर आप इससे अनअवेयर हैं, आप नहीं जानते, तो आप वो वीडियो देखिए, दैट विल हेल्प यू। आई प्रॉमिस दैट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट अबाउट द डेटा टाइप्स इन सी वेरी क्लियर। ओके, सो हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंट के लिए यूज़ करने। अगर कोई इंट टाइप का वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग %d यूज़ करते हैं। कैर टाइप का है तो %c, फ्लोट टाइप का है तो %f और डबल टाइप का है तो %lf। आइए इसको करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। मैंने लगाया %d, जाहिर सी बात है ये इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इंट टाइप का वेरिएबल है तो हमें इंट टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। क्या इससे इंट टाइप का वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा? चलिए करके देखते हैं इसको भी। मैंने किया सेव, एग्जीक्यूट करने के लिए किया कंपाइल एंड रन। हे वर्ड, एंड ये तो एक ही वैल्यू नहीं है, 11870528, ये तो कोई भी वैल्यू नहीं है, ये तो हम लोग ने प्रोग्राम में यूज़ ही नहीं करी। ये बेसिकली एक गार्बेज वैल्यू है, मतलब ये %d लगाने से हुआ है, हम लोगों ने सही से नहीं लिखा। %d लगाने से हम लोग ने ये तो बता दिया कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कर दो, पर कौन सी इंटीजर टाइप की वैल्यू ये नहीं बताई, तो वो कोई भी वैल्यू उठा के प्रिंट करवा दे रहा है। समझ में आई बात आपके कि सिर्फ %d लिख देने से काम नहीं चल रहा है हम लोगों का। अगर हम लोग ने सिर्फ %d लिख दिया है और हम सोच रहे हैं कि ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो नहीं, क्योंकि ऐसे अभी तो हमने एक वेरिएबल बनाया है। इस बात को डीपली समझिए, हमने एक वेरिएबल बनाया, तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये वेरिएबल एक है, मैं अगर ऐसे 50 और वेरिएबल बना लूँ तो क्या हर %d इतना कैपेबल है कि एक एक जिस टाइप की मैं वैल्यू चाहता हूँ उस टाइप की वैल्यू प्रिंट करे? ऐसा तो नहीं है। तो इस %d में मैं किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, कॉमा लिख के ये उस वेरिएबल का मुझे नाम लिखना होता है। ठीक है, मैंने लिखा (a). ठीक है, अब क्या होगा, इस a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। मतलब मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने के बाद ये बताना पड़ता है मैं किस टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बहुत ही ध्यान से लगाने चाहिए, क्योंकि
क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा, या तो वो देगा एरर या तो कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कंपाइल एंड रन करके। मैंने पहले किया इसको सेव और मैं एग्जीक्यूट पे गया, मैंने किया कंपाइल एंड रन। ओके, एंड हियर आवर आउटपुट इज जनरेटेड। पहले क्या हुआ, हे वर्ड से पहले प्रिंटफ से हे वर्ड प्रिंट हुआ, बैकस्लैश एन से सॉरी बैकस्लैश एन से क्या हुआ, लाइन चेंज हुई और परसेंट डी ए से 5 की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो अब आपको समझ में आया होगा अच्छे से, मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझाने की कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इंटीजर टाइप की बात कि इंटीजर की वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, अभी मैं चाहूँ कि मैं फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो देखिए फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए मुझे %f लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले हम लोग एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं, फ्लोट b, और इसमें कुछ रख देते हैं 7.8 लेट्स से कोई भी वैल्यू, और इसको प्रिंट करवाते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए सेम चीज़ मैं printf लिखता हूँ, डबल कोट्स में लिखता हूँ %f, जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा लगा के मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल की बात करना चाह रहा हूँ, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, उसका सिर्फ रखता हूँ नाम, सिंपल, और लगाता हूँ सेमीकोलन। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। मैंने किया सेव और किया कंपाइल एंड रन विद शॉर्टकट कीज। ओके, ये देखिए, अब आप देखेंगे कि हेवर्ड प्रिंट हुआ है, फिर 57 तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि पहले 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद 7.8 प्रिंट हुआ। तो अगर मैं इसको अलग अलग लाइन में चाहता हूँ प्रिंट करना, तो अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकस्लैश n लगा देना है, सिंपल। तो क्या होगा, ये a की वैल्यू प्रिंट होने के बाद कर्सर एक लाइन नीचे चला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, जैसे कि मैंने ऊपर वाली लाइन में किया था। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट एंड रन करता हूँ। मैंने किया एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। ओके, हियर आर आउटपुट इज जनरेटेड। पहले क्या है, हेवर्ड, कर्सर ने लाइन चेंज करी, उसने a की वैल्यू प्रिंट करी, फिर उसके बाद 7.800। ये 00 हम लोग नहीं लगा रहे, बेसिकली फ्लोट अपने वेरिएबल में पॉइंट के बाद 6 डिजिट को एज अ प्रिसीजन, एज अ एक्यूरेसी के लिए यूज़ करता है, जो कि मैंने आपको डेटा टाइप्स में बताया भी था। ठीक है, तो ये वही 7.8 है। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ प्रिंटफ के लिए, प्रिंटफ के पार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस कोड को हटा रहा हूँ। अगर किसी मैसेज में ही आपको कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक मैसेज है द वैल्यू ऑफ ए, ऐसा कुछ एक मैसेज है, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने लगा डबल कोट्स, अब इसमें मैं एक मैसेज देता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, ए की वैल्यू इतना तो मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, इतना मैसेज प्रिंट होगा, ये बात आपको पता है। और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू, इसके बाद मैं ए की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। इंट ए है तो मतलब ए की वैल्यू, और ए इंट टाइप का है, इस वजह से %d, और कॉमा लगाकर मैं ए का नाम लिख दूंगा जो कि ए ही है, और लगाया सेमीकोलन। अब इसको मैं सेव करता हूं और कंपाइल एंड रन करता हूं। ये देखिए, हे वर्ड पहली लाइन में, कर्सर नीचे गया, कर्सर ने लाइन चेंज करी, द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अब %d की जगह पे
ए की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और आप ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ बीच बीच में मैसेज भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। बेसिकली परसेंट डी क्या करता है, परसेंट डी जैसे ये प्रिंट एफ है, ये मैसेज के अंदर परसेंट डी क्या करता है, एक वेरिएबल के लिए जगह रोक लेता है। मतलब जो भी परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यहाँ पे लगाएंगे वो एक इतनी जगह बचा के रख देगा उस वेरिएबल की वैल्यू के लिए जो आप कॉमा के बाद लगाएंगे। तो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी। परसेंट डी ने इतनी जगह ए के लिए रखी और ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। आप चाहें तो इसके आगे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप परसेंट डी या फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे और उसके आगे कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो वैल्यू उठ के वहाँ पे आ जाएगी। परसेंट डी को आउटपुट में कर दे, हटा के वो वैल्यू आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर आई थी। सेम चीज़ मैं फ्लोट के साथ भी कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में करता हूँ। सॉरी, प्रिंट एफ द बी इज़, मैंने लगाया परसेंट एफ, ठीक है। अब इसके आगे भी थोड़ा एक मैसेज लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए कि आप बीच में भी ये वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं किसी मैसेज के। द बी इज़ गिवन, ओके। कुछ भी मैसेज, हम लोग को तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि ये कैसे वर्क करता है। मैं लगाया सेमीकोलन, अब इसको किया सेव, कंपाइल एंड रन, देखते हैं क्या आएगा। मैंने लाइन नहीं चेंज करी थी, चलिए आपको होप कि आपको समझ में आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, इस वजह से वो कोई अलग ही आउटपुट दे रहा था, तो मैंने बी लिख दिया, ठीक है, कि यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट करवा दो। मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। ओके, ये आउटपुट जनरेट हो गया। तो पहले क्या आया, हे वर्ड द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। उसके बाद दूसरा प्रिंट एफ, आप इसको लाइन चेंज करके स्केप सीक्वेंस लगा के आप इसको लाइन चेंज कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको पढ़िए एक बार, द बी इज़ 7.88 एंड गिवन। तो अब इससे ये चीज़ पता चली, इस आउटपुट से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आप प्रिंट एफ को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये प्रिंट एफ का जो एक वर्किंग है, वर्किंग फ्लो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये वैल्यूज़ को प्रिंट करता है, कैसे ये एक मैसेज को प्रिंट करवाता है, कैसे इसमें स्केप सीक्वेंस काम करते हैं, कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करते हैं। ये प्रिंट एफ की जो एक फंक्शन है और जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल में डिफाइन है, उसकी ये पूरी एक वर्किंग थी। एक और फंक्शन है जो कि आउटपुट से रिलेटेड काम करता है। हम लोगों ने अभी तक सब कुछ जो कुछ देखा है वो आउटपुट देखा है, ठीक है। हम लोगों ने प्रिंट एफ की वर्किंग देखी है। अभी तक हम लोगों ने सिस्टम से आउटपुट लिया है। देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने ये आउटपुट देखना था, ये आउटपुट है क्योंकि स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये भी कोई एक आउटपुट ही है, मैं वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ, आउटपुट देख रहा हूँ ना। तो प्रिंट एफ आउटपुट से रिलेटेड सारे काम करता है। लेकिन अभी इनपुट वाला हिस्सा बाकी है। मैं इनपुट वाला हिस्सा अगले वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा। इनपुट वाले हिस्से का नाम होता है ये स्कैनएफ। स्कैनएफ की बात, पूरी डिस्कशन हम लोग जो करेंगे स्कैनएफ के बारे में, वी विल डिस्कस अबाउट द स्कैनएफ इन आवर अपकमिंग वीडियो। ओके, हाउ इट वर्क एंड हाउ इट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, विद द मशीन, हाउ इट टेक इनपुट। ओके, आप प्रिंटएफ को देखिए। प्रिंटएफ में क्या था, आप प्रिंटएफ के स्टेटमेंट को देखिए। जाते जाते आप इसके स्टेटमेंट पर गौर करेंगे तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है। आप इसको समझिए मैसेज, स्ट्रिंग को आप मैसेज समझिए, ठीक है। फॉर्मेटेड मैसेज, फॉर्मेटेड मतलब स्पेसिफायर, अगर आपको कोई वैल्यू डालनी है, जैसे भी आपको फॉर्मेट करना है। जैसे ये जो है एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लग रहा है। होप दिस इज क्लियर टू यू। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और उसके बाद अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ तो ये तो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक मैसेज है।
उसके बाद कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो आर्गुमेंट ऑप्शनल है। अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आर्गुमेंट लिखिए कॉमा लगाकर। अगर नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ एक मैसेज है, तो आप इसको ऐसे सिंपली लिख सकते हैं। फिर उसमें कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगेगा, जैसे कि पहले मैसेज में कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगा है। ठीक। और रही बात स्कैनफ की, स्कैनफ को मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि स्कैनफ जब आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप नए नए कॉन्सेप्ट सीख सकें। मैं सिर्फ सी प्रोग्रामिंग को ही नहीं, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, उनको मैं इस चैनल पे कवर करूँगा एक एक करके। सो दैट विल हेल्प यू फॉर योर एकेडमिक्स एंड फॉर योर कोडिंग स्किल्स। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे की वीडियो में हम लोग स्कैनफ के बारे में जानेंगे। थैंक यू।